कहानी की शुरुआत साल 1944 से होती है। उस समय वर्ल्ड वॉर टू चल रहा होता है, जहां चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। यहाँ पर हम पैसिफिक ओशियन में एलिसन नाम के एक अमेरिकन कैप्टन को देखते हैं। दरअसल उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया है, जिससे एलिसन किसी तरह से जान बचाकर रबर राफ्ट तक पहुंचता है और कई दिनों तक समंदर में भटकता रहता है। एलिसन अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक आइलैंड नजर आता है। ये देखकर जल्दी से वो अपने राफ्ट को आइलैंड तक ले जाता है और किनारे तक पहुंचकर राफ्ट को साइड में रखकर मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। लेकिन उसे वहां सिर्फ पेड़ पौधे और चट्टानें ही दिखाई देती है। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। एलिसन जब वहां जाता है तो उसे चर्च के अंदर से निकलती हुई एक कैथलिक नन दिखाई देती है, जिसका नाम एंजिला है। एंजिला एलिसन को देखकर डर जाती है, पर एलिसन कहता है, डरो मत, मैं अमेरिकन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। वो एंजिला से पूछता है, यहाँ कितने लोग रहते हैं? वो कहती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजिला एलिसन को अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे खाना देती है। एलिसन उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? एंजिला बताती है कि मैं साइलेंट पर एक पादरी के साथ आई थी। हमारे कुछ बूढ़े पादरी यहाँ पर रहते थे, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने से पहले जैपनीज ने इस आइलैंड पर हमला किया और वो उन सब पादरियों को अपने साथ पकड़ कर ले गए। जंग का माहौल देखकर हमने तय किया कि हम कुछ दिन यहीं छुपे रहेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही जिस पादरी के साथ मैं आई थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरे लोगों को लगा कि जैपनीज सैनिकों ने मुझे भी पकड़ लिया, इसीलिए कोई मुझे बचाने नहीं आया। एलिसन भी उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं एक मरीन हूँ, हमारे ग्रुप पर जैपनीज सैनिकों ने हमला कर दिया था और मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह से यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद एलिसन थोड़ी देर आराम करता है। जब वो उठता है तो देखता है कि एंजिला मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है और ईश्वर से मार्गदर्शन मांग रही है। फिर दोनों बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं। एलिसन पेड़ पर चढ़कर नारियल और फल तोड़ता है और एंजिला को नीचे देता है। लेकिन एलिसन को प्रोटीन के लिए कुछ और खाने के लिए चाहिए था। तभी उसे समंदर में एक कछुआ दिखाई देता है, जो देखकर वो रस्सी और लकड़ी के साथ अपनी राफ्ट में बैठता है। एंजिला भी उसके साथ बैठती है और वो दोनों कछुए की ओर बढ़ते हैं। पर एलिसन के लिए कछुए को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वो इस कोशिश में समंदर में गिर जाता है, मगर एंजिला की मदद से वो कछुए को पकड़कर दोबारा राफ्ट में ले आता है। इसके बाद एलिसन आइलैंड पर लौटकर कछुए को पकाता और खाता है। वो एंजिला से कहता है, इस आइलैंड में हमारे पास सब कुछ है, अगर कोई हमें बचाने ना भी आए तो हम यहाँ जिंदा रह सकते हैं। एंजिला उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? एलिसन कहता है कि मैं अनाथ हूँ। मैं अपने बचपन में 14 सालों तक अनाथ आश्रम में रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। एंजिला भी उसे बताती है कि मैं भी अनाथ हूँ, मुझे ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए मैंने नन बनने का फैसला किया। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं लोगों को ईश्वर का सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। एलिसन और एंजिला एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एंजिला बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। वो भगवान पर बहुत भरोसा करती है और हमेशा प्रार्थना करती रहती है, जबकि एलिसन को भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता। साथ ही उसका जो मिजाज है वो भी थोड़ा सख्त है। अगले दिन एलिसन और एंजिला को आसमान में जैपनीज लड़ाकू विमान दिखते हैं, जो देखकर एलिसन एंजिला को लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर उन्हें जैपनीज ने देख लिया तो वो आइलैंड में आकर इन दोनों को मार देंगे। एलिसन एंजिला से कहता है कि हमें कुछ दिनों तक छुप कर रहना चाहिए। मैंने एक गुफा देखी है, वहां पर रहना ठीक रहेगा। एंजिला को भी ये सही लगता है, इसीलिए वो एलिसन के साथ गुफा में चली जाती है और दोनों पूरा दिन वहीं रहते हैं। पर अगली सुबह उन्हें बम की तेज आवाज सुनाई देती है। एलिसन गुफा से बाहर झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि जैपनीज विमान आइलैंड पर भयंकर बमबारी कर रहा है, जो देखकर एंजिला बहुत ज्यादा डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है। एलिसन उसे हिम्मत देता है और शांत करता है। कुछ देर के बाद जब विमान वहां से चले जाते हैं, तब दोनों गुफा से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही का मंजर है। उनका घर और चर्च पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब जापानीज सैनिकों की एक टुकड़ी मौसम विज्ञान शिविर स्थापित करने के लिए आइलैंड पर आती है और जिस राफ्ट से एलिसन यहाँ पर आया था उसे भी नष्ट कर देते हैं।
उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला फिर से गुफा में छुपने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके आसपास जापानीज सैनिक घूम रहे होते हैं। ये देखकर एलिसन सतर्क हो जाता है और एंजेला को एक और जाने का कहकर चाकू लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सैनिक गुफा के अंदर नहीं आते और वहां से चले जाते हैं। यहाँ एंजेला एलिसन से कहती है कि मैं खुद को जापानीज सैनिकों के हवाले कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसी नन को कुछ नहीं करेंगे। इससे तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। वो ये भी कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि रिस्क हम नहीं ले सकते। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहीं छुप कर रहना होगा। शाम को एलिसन गुफा से बाहर आता है। वो देखता है कि जापानीज सैनिकों ने बहुत सारे कैंप बना रखे हैं। उनसे बचते हुए वो दूसरी ओर मछली पकड़ने जाता है, लेकिन कुछ जापानीज सैनिक उसे देख लेते हैं। तब एलिसन मरा हुआ होने का नाटक करके वहीं पर लेट जाता है। ये देखकर उन्हें शक नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो मछली पकड़कर गुफा में वापस आता है, पर एंजेला ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। पर यहाँ पर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उसे मजबूरी में मछली खानी पड़ती है। कच्ची मछली उसे नहीं पचती और उसे वॉमिट हो जाती है। फिर एंजेला बिना कुछ खाए सोने चली जाती है। कुछ देर के बाद जब एंजेला सो रही होती है, तब एलिसन चुपके से गुफा से बाहर जाता है और जापानीज सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। वो अपने चेहरे को काला कर लेता है ताकि उसे रात के अंधेरे में कोई न देख सके। जब उसे मौका मिलता है तो चुपचाप उनके कैंप में घुस जाता है और खाने का सामान एक बैग में भरने लगता है। तभी एक सैनिक वहां पर आ जाता है, जिससे एलिसन को वहीं पर छुपकर खामोश रहना पड़ता है। उसे वहां से भागने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो पूरी रात वहीं पर रहता है। अगली सुबह जब सभी जापानीज सैनिक कैंप के बाहर ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, तब एलिसन धीरे धीरे बैग लेकर बिना देखे बाहर निकलता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर एंजेला जब उठती है तो गुफा में एलिसन को नहीं पाती। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद एलिसन मारा गया, जिससे वो रोने लगती है। वहीं एलिसन जापानीज सैनिकों से बचता हुआ उनके कैंप से निकलकर अपनी गुफा में वापस लौट आता है। उसे सही सलामत देखकर एंजेला बहुत खुश होती है। एलिसन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए जापानीज कैंप में गया था, लेकिन एंजेला उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे बिना बताए चले गए, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तब एलिसन कहता है कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन एलिसन एंजेला को एक फूल और एक कोम देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो एंजेला से पूछता है, क्या तुम अपनी नन जैसी जिंदगी छोड़कर नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती? इस पर एंजेला बताती है कि मैंने अभी तक अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली और नन बनने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है ताकि कोई भी सही निर्णय ले सके, और वो अभी भी उस फैसले पर पूरी तरह से अडिग नहीं है। दरअसल एलिसन को एंजेला से प्यार हो गया है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से नन बन जाए। तभी उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती है और वो देखते हैं कि जापानीज सैनिक आइलैंड छोड़कर जा रहे हैं, जिससे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जापानीज कैंप में छोड़े गए सामान से अब उन्हें खाने पीने की दिक्कत कई दिनों तक नहीं होगी। इसके बाद एलिसन एंजेला को बताता है कि वो बचपन से बहुत अकेला रहा है। उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अब वो उसके साथ खुश रहना चाहता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नन बनने का इरादा बदल दो और युद्ध खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर एंजेला चौंक जाती है और कहती है कि उसने खुद को ईश्वर को समर्पित किया है और वो अपने ईश्वर को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर एलिसन को बहुत दुख होता है, पर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना। रात को दोनों खाना खाने के बाद बैठे होते हैं, तभी एलिसन को वहां पर जापानीज की छोड़ी हुई शराब की बोतल मिलती है। वो उसे पी लेता है, जिससे उसे नशा हो जाता है। नशे में वो एंजेला से कहता है कि तुमने जो भी प्रतिज्ञा ली है वो सब की सब बेकार है। हम दोनों इस आइलैंड पर एडम और ईव की तरह रह सकते हैं। जो सुनकर एंजेला को बहुत दुख होता है। बाहर बारिश हो रही होती है और बारिश में वो जंगल की तरफ भाग जाती है और ठंड में वहीं पर सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर उसे एंजेला कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह उसे एंजेला मिल जाती है, जो कि बेहोश होती है। एलिसन एंजेला को देखकर उसे गोद में उठाकर कैंप की ओर लौटने लगता है, पर तभी वो देखता है कि जापानीज सैनिक लौट रहे हैं। इसीलिए वो एंजेला को लेकर गुफा में चला जाता है, जहां पर उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर एलिसन अपनी जान को जोखिम में डालकर जापानीज कैंप में घुसकर कंबल और दवाएं चुराता है,
लेकिन एक सोल्जर उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए एलिसन को उसे मारना पड़ता है और वो उसकी लाश को छुपा देता है, क्योंकि अगर उसकी डेड बॉडी दूसरे सोल्जर्स को दिख गई तो वो समझ जाएंगे कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई छुपा हुआ है। और अब वो वापस अपनी गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर एंजिला के कपड़े गीले हैं। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। सबसे पहले वो एंजिला के कपड़े बदलता है, जिसके बाद वो उसे दवा देता है। वो एंजिला के लिए प्रार्थना भी करता है। अगली सुबह जब एंजिला को होश आता है, वो पूछती है कि मेरे कपड़े किसने बदले। एलिसन बताता है कि मुझे करना पड़ा, तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा गीले थे, तुम्हें ठंड लग रही थी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। कल रात को जो कुछ मैंने कहा वो नशे में कहा था, उस बात को ज्यादा सीरियस मत लेना। एंजिला उसे माफ कर देती है। तभी उन्हें बाहर बम की आवाज सुनाई देती है। एलिसन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आइलैंड में जापानीज सैनिकों ने फिर से बमबारी की है, क्योंकि उनके एक सैनिक को एलिसन ने मार दिया था और ये बात उन्हें पता चल गई है। इसीलिए वो लोग एलिसन को मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। एलिसन एंजिला को बताता है कि जब मैं तुम्हारे लिए चादर लेने के लिए गया था तो एक सैनिक ने मुझे देख लिया था। अपने आप को बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और भगवान से इसकी माफी मांगती है। और अब कुछ जापानीज सैनिक इनकी गुफा के बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, वरना हम गुफा के अंदर ग्रेनेड फेंक देंगे। अब एलिसन और एंजिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, या तो वो सरेंडर कर दे या ग्रेनेड से मारे जाएं। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंजिला भगवान से प्रार्थना करती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी बाहर जोरदार बमबारी होती है और वहां मौजूद जितने भी जापानीज सैनिक होते हैं जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकन सेना ने आइलैंड पर बमबारी शुरू कर दी है। एलिसन और एंजिला गुफा से बाहर आकर देखते हैं कि अमेरिकन सेना के विमान जापानीज सैनिकों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। एलिसन कहता है कि अमेरिकन सैनिकों के लिए लैंडिंग करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जापानीज सैनिकों के पास 4 तोपें हैं जिससे वो अमेरिकन विमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मुझे उन तोपों को नष्ट करना होगा। एलिसन एंजिला से कहता है कि ईश्वर भी यही चाहता है कि मैं अमेरिकन सैनिकों की मदद करूं। एंजिला उसे जाने की अनुमति दे देती है। एलिसन देखता है कि ज्यादातर जापानीज सैनिक मारे जा चुके हैं। वो खुद को बम से बचाते हुए दौड़ता है और एक एक करके तोपों को नष्ट करने लगता है। इसी दौरान बमबारी के कारण वो घायल हो जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता। किसी तरह से वो सभी तोपों को नष्ट कर देता है, जिससे कई अमेरिकन सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद अमेरिकन बमबारी को रोक देते हैं। एंजिला गुफा से बाहर आती है। वो देखती है कि एलिसन बहुत ज्यादा घायल है। वो उसके पास आती है। वो उसे देखकर बहुत दुखी होती है। एलिसन एंजिला से कहता है कि अब हमारा अलग होने का समय आ चुका है और शायद फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर एंजिला कहती है, चाहे मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं या ना बिताऊं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। इसके बाद अमेरिकन की जो नेवी होती है वो आइलैंड पर आ जाती है और अपना झंडा वहां पर फहराती है। कैप्टन एलिसन को जिंदा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मारा गया है। वो लोग एलिसन को स्ट्रेचर पर लेटाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। एंजिला भी उनके पीछे चलती है। एलिसन ने कभी भी एंजिला पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला और उसके नन बनने के फैसले को पूरी इज्जत दी। वहीं एंजिला भी एलिसन की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है। वो उसे समझती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हमने इस कहानी को एक अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप इस कहानी को और भी गहराई से महसूस कर सकें। अगर आपको इस तरह की और कहानियां देखना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।